नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का द एग्री बुलेटिन एग्रीकल्चर करंट अफेयर क्लासेस में, जहां पर हम लोग एग्रीकल्चर की रिसेंट अपडेटेड जो नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आप अप टू डेट रहें, चाहे आप एक किसान है, एक स्टूडेंट है या फिर आप एक रिसर्चर हैं। सभी के लिए और खासकर उन सभी लोगों के लिए जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये अपडेट बहुत ज़रूरी है। और आज के अपडेट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पंजाब और हरियाणा में एक वायरस है जो काफ़ी ज़्यादा धान की फसल में अटैक कर रहा है, जिससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अभी साइंटिस्ट की रिकमेंडेशन आई है कि कैसे हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं और इसके सिम्टम्स क्या है, यानी कि खेत में हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बात करें सबसे पहले तो इस वायरस का नाम है साउदर्न राइस ब्लैक स्ट्रीक्ड वायरस, जिसको हम फीजी वायरस के नाम से भी जानते हैं। ये वायरस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अभी धान की फसल में अटैक कर रहा है, लेकिन इस वायरस का ट्रांसमिशन अपने आप नहीं होता है। इसको एक वेक्टर के थ्रू या ये कह सकते हो इसको ट्रांसमिट किया जाता है, और ट्रांसमिशन करने वाला एक इंसेक्ट है जिसको हम व्हाइट बैक्ड प्लांट होपर के नाम से जानते हैं, जो अगेन धान की ही फसल का इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, इंपॉर्टेंट कीड़ा है। ये कुछ देखने में ऐसा लगता है, इसका साइंटिफिक नेम है सैगाटेला फॉर्सिफेरा, और इस इंसेक्ट के द्वारा ही ट्रांसमिशन होता है। इसमें निम्फ और अडल्ट दोनों ही प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं, और ये आपके प्लांट से सैप को सक करने का काम करते हैं, यानी कि उसका जूस जो है उसको सक करने का काम करते हैं। और जब ये प्लांट को ईट करते हैं, उसका जूस पी रहे होते हैं, तो इसका जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर ये जाएगा तो उसी टाइम पर ये अपने साथ वायरस को लेकर भी आ जाता है और दूसरे खेत में दूसरे पौधे के ऊपर ट्रांसमिशन करने का काम करता है। और ये सिस्टमेटिक वे से एक प्रकार से कह सकते हो दूसरे पौधे के ऊपर इसका अटैक नजर आएगा। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, इस वायरस की हिस्ट्री 2002 से स्टार्ट होती है। 2022 के अंदर हमारे देश में खासकर नॉर्दर्न इंडिया, पंजाब और हरियाणा में इसका अटैक काफी ज्यादा देखने को मिला था, पंजाब में और हरियाणा दोनों ही राज्यों के अंदर। अब बात करें तो ये मेनली वायरस साउदर्न रीजन के अंदर विंटर सीजन में जब वहां पर आपके राइस और मेज जैसी फसलों को लगाया जाता है, तो वहां पर ये वायरस जब ग्रो हो रहा होता है, तो वहां से इसको ये कह सकते हो कि ये नॉर्थ इंडिया के अंदर इस सीजन में इसका ट्रांसमिशन हो जाता है इस वेक्टर के द्वारा, और अब यहां पर इसका अटैक सीवियर फॉर्म में देखने को मिलता है। अब बात करें तो इसमें अर्ली स्टेज में या ये कह सकते हो आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, तो प्लांट की हाइट छोटी रह जाती है और आपकी उपज इतनी हमें नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से क्रॉप आपकी कंप्लीट फेलियर हो सकती है। अभी जून जुलाई के अंदर आपके पंजाब और हरियाणा में इसका सीवियर अटैक देखने को मिल रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, आगे हम बात करेंगे जिनके बारे में। लेकिन अब आप लोग देख सकते हो कि पौधा इसमें कैसे नजर आता है। तो बताना चाहता हूं कि जब इसका अटैक होता है तो पौधे की हाइट कम रह जाती है, पौधा बोना रह जाता है, जितनी हाइट बढ़नी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है। लगभग 1/3 हाइट यानी कि 1/3 हाइट कम हो जाती है, पौधे की ऊंचाई उतनी नहीं हो पाती। वहीं अगर हम बात करें तो इसकी जो रूट है यानी कि इसकी जो जड़ें हैं वो काली पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, जड़ों की ग्रोथ उतनी नहीं हो पाती, जड़ों का विकास नहीं हो पाता है। और आप ये भी जानते हैं कि जड़ों का विकास नहीं होगा, जड़ें कमजोर हो जाएंगी, तो उसके द्वारा जो न्यूट्रिशन अपटेक है वो भी नहीं हो पाएगा, यानी कि पौधे के द्वारा भोजन जो लेना चाहिए रूट के द्वारा वो उतना नहीं लिया जाएगा। और उसके बाद पौधे की जो हाइट है वो कम हो जाएगी और पौधे के अंदर ग्रीननेस यानी कि हरापन ज्यादा देखने को मिलेगा। पौधे की जो पत्तियों की चौड़ाई होती है, मोटाई होती है, वो भी ज्यादा देखने को मिलेगी, यानी कि थिकनेस हो जाएगी, उसमें रगडनेस देखने को मिलेगी। और एज वेल एज आप ये भी देख सकते हो कि पूरे पौधे के अंदर अलग अलग स्टेज के दौरान, जैसे इनिशियल में जब आप सोइंग करते हो तो उस टाइम पर आपके पौधे की जो हाइट है वो कम देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप ये देख सकते हो जैसे नॉर्मली पौधा जो है वो काफी ज्यादा ग्रो कर चुका है, लेकिन जिनमें अटैक हुआ है उनकी हाइट काफी छोटी रह गई है। और वहीं अगर हम बात करें तो पौधे के अंदर आपका बोनापन तो है, लेकिन नंबर ऑफ टिलर आपको ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, लेकिन साइड टिलरिंग आपकी बिल्कुल कम देखने को मिलेंगी। और पौधे के अंदर जो इंटरनोडल रीजन होता है यानी कि दो नोड के बीच में स्पेस होता है वो भी कम होता जाएगा, जिसी की वजह से आपकी हाइट जो है वो क्या होती है, कम होती है। वहीं आप ये भी देख सकते हो कि फर्दर इसके अंदर आपका जो रूट, इसमें देखिए कि कितना अच्छा ग्रोथ कर रहा है नॉर्मल प्लांट के अंदर, लेकिन यहां पर जो रूट है वो उतना ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, रूट भी आपकी काली पड़ना स्टार्ट हो गई है और जो साइड टिलरिंग है वो भी इसमें इतना देखने को नहीं मिल रही है। तो ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है। और वहीं जब आपका पौधा, अब देखो अलग अलग स्टेज में जब अटैक करता है तो अलग अलग स्टेज के अकॉर्डिंग सिम्टम भी अलग अलग आएंगे, क्योंकि देखो अब मान के चलिए पौधा अपनी हाइट तो पूरी कर चुका है, लेकिन इसमें अब जब फ्लावरिंग आएगा, ग्रेन फॉर्मेशन होगा, तो आपका ग्रेन प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ग्रेन या तो बनेगा ही नहीं या फिर इसमें बनेगा तो काफी छोटा देखने को मिलेगा।
मिलेगा। अब उस समय क्योंकि पौधा का हाइट तो ऑलरेडी बढ़ चुका है, लेकिन वहां पर फ्लावरिंग स्टेज में अटैक होने के कारण अब इसमें क्या है, आपका ग्रेन के ऊपर इफेक्ट देखने को मिलेगा। यानी कि ओवरऑल आपका किसी भी स्टेज में अगर ये अटैक करता है तो आपकी उपज या जो यील्ड है वो कम देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से किसान का अल्टीमेटली नुकसान होने वाला है। अब वहीं अगर हम बात करें तो देखो इस इंसेक्ट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले आप लोग देखिए कि किस प्रकार से ये आपका प्लांट के ऊपर इंसेक्ट जो है आपका निम्फ और अडल्ट स्टेज में अटैक करेगा, और उसको अटैक करते हुए, इसको बाइट करते हुए, सैप को सक करते हुए उस टाइम पर ये आपका इन्फेक्ट करने का काम करता है ये इंसेक्ट। और वहीं अगर हम बात करें तो अब आपके फील्ड के अंदर जो सिम्टम्स मैंने बताए थे उसी सिम्टम्स की हम यहां पर बात कर रहे हैं कि प्लांट की हाइट छोटी रहेगी, पौधे की जो पत्तियां हैं वो ज्यादा ग्रीन हो जाएंगी, ज्यादा हरापन देखने को मिलेगा, लेकिन पौधे की जो पत्तियों की मोटाई है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। नंबर ऑफ टीलर्स और साइड शूट्स उतना आपको नजर नहीं आएगी जैसे कि आपके नॉर्मल प्लांट में नजर आता है। वहीं आपको प्लांट की जो रूट है वो ब्लैक देखने को मिलेगी, कमजोर देखने को मिलेगी, उतनी ग्रोथ इनकी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आपका जो न्यूट्रिशन अपटेक है वो नहीं हो पाएगा। और प्लांट को जैसे ही आप उखाड़ने की कोशिश करोगे तो आपका जो हेल्दी प्लांट है वो जल्दी से बाहर नहीं आता, लेकिन जो आपका कमजोर प्लांट होगा, डिजीज प्लांट होगा, वो जल्दी से बाहर आ जाएगा। ये भी एक सिम्टम आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी बात, सिम्टम्स आपको विद इन 1 मंथ में नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं, दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, आप इजीली आइडेंटिफिकेशन भी इसकी कर सकते हो। वहीं अफेक्टेड एरिया पंजाब और हरियाणा में कौन कौन से हैं तो बताना चाहता हूं। पंजाब के अंदर फरीदकोट, पटियाला, मानसा, बरनाला, संगरूर, मोगा, पठानकोट, रोपड़ और लुधियाना में इसका अटैक काफी ज्यादा है। हरियाणा की बात करें तो अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और पेहोवा में इसका अटैक देखने को मिल रहा है। अब जो ज्यादातर इसका अटैक है वो नॉन बासमती पैडी वैरायटीज, खासकर PR 131, PR 126 और पूसा 44 में देखने को मिल रहा है, लेकिन बासमती क्रॉप या बासमती वैरायटीज में भी इसका अटैक है, जिनकी अर्ली सोइंग है, जिनकी बिजाई जल्दी हुई है या जिनकी ट्रांसप्लांटिंग जल्दी हो चुकी है, खासकर उस समय जब आपका जून अर्ली या ये कह सकते हो जो आपका फर्स्ट फोर्टनाइट का टाइम था 15 जून से पहले का समय, उस समय अगर किसी की बिजाई हुई है, ट्रांसप्लांटिंग हुई है तो उन वैरायटीज के अंदर इसका अटैक ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस बार वैसे भी पंजाब सरकार के द्वारा अर्ली सोइंग के लिए गाइडलाइन तय कर दी गई थी कि आप जल्दी बिजाई या जल्दी ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हो, किसानों ने जल्दी करने की कोशिश की और उसी के कारण अब उन फील्ड में अटैक भी इस वायरस का देखने को मिल रहा है। इसीलिए पंजाब के अंदर इसका अटैक जो है वो काफी सीवियर भी है। अब वहीं अगर हम बात करें तो ये कोई डराने की बात नहीं है, इसको हमें कंट्रोल भी करना पड़ेगा, इसको मॉनिटर करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा ताकि इसके फैलाव को रोका जा सके। तो देखिए सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि आप सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करो। जैसे ही हमें नजर आता है कि पौधे की हाइट कम हो रही है या आपका व्हाइट बैक जो प्लांट ऊपर इंसेक्ट हमें नजर आ रहा है तो हम उसको आइडेंटिफाई करें और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। अब हम एक तो जो लाइट फेरोमोन ट्रैप है हम उनको लगा सकते हैं, ETL लेवल से पहले आपकी इंसेक्ट को ऑब्जर्व करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए 2 इंसेक्टिसाइड साइंटिस्ट के द्वारा रिकमेंड किए जा रहे हैं। पहला इंसेक्टिसाइड का नाम है डाइनोटफ्यूरोन जो कि 20% SG के साथ आता है, ओसिन और टोकन के नाम से मार्केट के अंदर ये आपको नाम देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके अंदर जो केमिकल नेम है वो है डाइनोटफ्यूरोन, जो कि आपका 80 ग्राम प्रति एकड़ की आपको रिकमेंडेशन दी जाती है कि आप इसको अप्लाई कर सकते हो। वहीं पाइमेट्रोजिन जो 50% WG फॉर्मुलेशन के साथ आता है, चेस के नाम से, इसको आप 120 ग्राम प्रति एकड़ अप्लाई कर सकते हो। 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसको स्प्रे कर सकते हो पूरे खेत के अंदर। और दोबारा अगर हमें इंसेक्ट अटैक देखने को मिल रहा है तो हम दोबारा इसकी स्प्रे कर सकते हैं, दोबारा इसको जो है आपका अप्लाई किया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें तो अदर कुछ और इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर है, जैसे कि आपका पौधा अगर हमें लगता है कि उसके अंदर अटैक हो चुका है तो उसको उखाड़कर हम लोग बाहर फेंक सकते हैं, उस पौधे को जला सकते हैं। हमारे फील्ड के अंदर जो वाटर चैनल है यानी कि जो खाले हैं, नाले हैं, उनको हम साफ रख सकते हैं। बंड्स के ऊपर जो आपकी बीच में बनी हुई है उनको हम साफ रख सकते हैं, उन पर वीड को अटैक ना करने दिया जाए, क्योंकि वीड के ऊपर भी कई बार ये इंसेक्ट आपका सर्वाइव करता है, वहां पर अपने अंडे देता है और हो सकता है कि ये वायरस को ट्रांसमिशन वहां से आपके खेत में कर सकता है, तो उनको भी साफ रखा जाए। इसके अलावा खेत के अंदर पानी को खड़ा ना होने दिया जाए, कोशिश की जाए कि खेत के अंदर पानी का निकासी जल्दी से जल्दी की जाए ताकि वहां पर आपका इसकी वजह से जो इंसेक्ट है वो ज्यादा ग्रो ना करे और बाद में वायरस भी स्प्रेड ज्यादा ना हो। और उसके अलावा इंसेक्ट को कैच करने के लिए, ट्रैप करने के लिए हम लोग लाइट ट्रैप को भी यूज कर सकते हैं ताकि इंसेक्ट को आपका कंट्रोल जो है कंडीशन में रखा जाए, क्योंकि मेन ट्रांसमिशन का काम इसी इंसेक्ट के द्वारा होगा और ये इंसेक्ट आपका जो है ट्रांसमिशन से अगर हम रोक सकते हैं तो डेफिनेटली इस वायरस के अटैक से बचा जा सकता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम बात करें तो अगर आपका अटैक काफी ज्यादा बढ़ जाए, मान के चलिए अटैक जो है वो 5% से ज्यादा फसल को नुकसान पहुंचा चुका है, तो साइंटिस्ट की रिकमेंडेशन है कि आप लोग दोबारा रीसोइंग कर सकते हो। और रीसोइंग भी कोशिश करिए कि पूसा 1847 जो PB
पूसा बासमती 1847 जो वैरायटी है, ये आयराई पूसा दिल्ली के अंदर आपको वैरायटी मिल जाएगी और इसकी डायरेक्ट वेट सोइंग जो है वो रिकमेंडेशन की जा रही है, यानी कि डायरेक्टली जो है डीएसआर मेथड के द्वारा इसकी सोइंग करके आप लोग जो है बिजाई कर सकते हो और धान की फसल को जहां पर आपकी खराब हो चुकी है उसकी दोबारा सोइंग की जा सकती है। तो ये साइंटिस्ट की रिकमेंडेशन है, लेकिन मैं यहां पर कंसर्न जताना चाहता हूं कि आज पंजाब और हरियाणा के अंदर सरकारों के द्वारा लगातार क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को लेकर आपका काफी ज्यादा जो है ये एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि सरकारें कोशिश कर रही हैं कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया जाए, लोग पैडी का जो एरिया है वो कम हो जाए, लेकिन पिछले कुछ सालों में आपको नजर आएगा कि लगातार पैडी का जो एरिया है वो बढ़ता चला जा रहा है और वहीं बाकी फसलों का जो एरिया है वो काफी कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों होता जा रहा है कि खासकर पंजाब और हरियाणा के अंदर पैडी और वीट को ही कल्टीवेट किया जा रहा है? तो सबसे बड़ा कारण है क्योंकि बाकी फसलों के ऊपर जो दाम है या एमएसपी है वो उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण किसान एक प्राइस को ज्यादा कंसीडर करते हुए इन फसलों को लगाते हैं। और इवन दो हरियाणा के अंदर तो मेरा पानी मेरी विरासत नाम की योजना को भी स्टार्ट किया गया था, जिसके अंदर 7,000 रुपए प्रति एकड़ दूसरी फसलों को, अगर धान की फसल को आप छोड़कर लगाते हो तो आपको दिए जा रहे थे, लेकिन फिर भी कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा। और अभी इस साल के अंदर तो एरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया है धान की फसल में, धान का जो रकबा है वो लगातार पिछले कुछ सालों से इस बार काफी ज्यादा सर्ज में है, यानी कि एक्स्ट्रा हुआ है। अब इसका कारण भी यहां पर कहीं ना कहीं ये है कि लगातार जब सेम फसल को लगाते हो तो उसमें अलग अलग प्रकार के कीड़े और अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी हमें देखने को मिलेगी, जो कि हमें ये देखने को मिल भी रहा है। वहीं आपको ये भी पता होगा कि शुगरकेन का एरिया खासकर जैसे हरियाणा के अंदर आपकी यमुनानगर साइड में काफी ज्यादा लगाया जाता है, तो वहां पर पोखा बींग वायरस नाम का अटैक हो रहा है और जिसकी वजह से फसलें वहां पर खराब होती जा रही है। इसके अलावा टॉप बोरर का अटैक भी देखने को मिल रहा है, आपने शायद सुना होगा। अब वहां पर रिकमेंडेशन दी जा रही है कि कार्बेंडाजिम या प्रोपिकोनाजोल को आप लोग यूज करके जो शुगरकेन के अंदर पोखा बींग वायरस है उसको कंट्रोल कर सकते हो। वहीं अगर हम बात करें तो आपका जो सकिंग पेस्ट है, जैसे कि आपका टॉप बोरर की हम लोग बात करें तो उनके अंदर डायमेथोएट रोगर को अप्लाई करके भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और ज्यादातर शुगरकेन के अंदर जो CO0118 या आपका CO0238 वेराइटीज है, इनमें आपका इसका अटैक देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो सिरसा के अंदर डबवाली जो आपका एरिया रीजन है, वहां पर आपका अभी भी कॉटन के अंदर आपका अभी प्रेजेंट टाइम है कॉटन की, जस्ट ये कह सकते हो कि अर्ली स्टेज है और उस समय भी आपका पिंक बोलवर्म का अटैक नजर आ रहा है। तो देखिए ये काफी कंसर्न पॉइंट है कि लगातार सेम एरिया के अंदर सेम फसलों को लगाने के कारण और वहां पर आपकी रेजिस्टिविटी जो है इंसेक्ट्स के अंदर आपके जो है डिजीज कॉजल ऑर्गेनिजम्स के अंदर डेवलप हो चुकी है और जिसकी वजह से लगातार इन इंसेक्ट और डिजीज का अटैक जो है बढ़ता चला जा रहा है। तो हमें ये कंसर्न करना पड़ेगा, सरकार की नीतियों को ये फोकस करना पड़ेगा कि किसान को उचित दाम बाकी फसलों के लिए भी मिले और जिसकी वजह से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हम लोग अडॉप्ट कर सकें और इन बीमारियों और कीड़ों का जो प्रकोप है वो आपका कम किया जा सकता है और हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अल्टीमेटली अपनाना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ पंजाब के अंदर तो आपने ये भी सुना होगा कि लगातार काफी ऐसे रीजन्स हैं जहां पर आपका ग्राउंड वाटर लेवल काफी डिप्लीट हो चुका है, एक क्रिटिकल लेवल से बिलो जा चुका है और उसके बावजूद भी अगर धान की कल्टीवेशन वहां पर स्टार्ट रहती है तो आने वाले समय के अंदर पानी पीने के लिए भी बहुत बड़ा एक जो है प्रॉब्लम या फेस हमें करना पड़ सकता है। तो इसलिए अभी सरकार को ऐसी नीतियों पर फोकस करना पड़ेगा ताकि किसान जो है वो शिफ्ट कर सके बाकी फसलों के ऊपर और उन्हें बाकी फसलों का दाम भी देना पड़ेगा। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की और अपडेटेड इंफॉर्मेशंस के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।